बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है हाउ अर्जेंटीना लॉस्ट ऑल इट्स मनी एक्सप्लेन्ड बाय अबी एंड नियो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सोचिए, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो अंदर से पूरा का पूरा चांदी का यानी सिल्वर का बना हुआ है। एक जमाने में दुनिया का 80% सिल्वर एक देश के पास था। इतना सिल्वर कि 250 साल तक दुनिया का हर 5वां सिल्वर कॉइन एक ही पहाड़ से निकलता था। इस सिल्वर ने यूरोप के महल बनाए, स्पेनिश एम्पायर के जहाज चलाए और इसी सिल्वर ने एक देश को उसका नाम दिया, आर्जेंट्रम यानी अर्जेंटीना। 100 साल पहले ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से था। फ्रांस से ज्यादा अमीर, जर्मनी से ज्यादा अमीर, इतना अमीर कि यूरोप के लोग अपना घर छोड़कर यहाँ सेटल होने आते थे। लेकिन आज मेसी का ये देश बिल्कुल मेसी बन चुका है। आज इसी देश में लोग सैलरी मिलते ही बैंक नहीं जाते, एक गली में जाते हैं जहां एक आदमी उनके पेसोस गिनता है और उन्हें डॉलर देता है। और फिर ये डॉलर्स बैंक में जाने के बजाय कोई अपने गद्दे के अंदर छुपा देता है, कोई बाथरूम के टाइल्स के नीचे छुपाता है, कोई अपने गार्डन में गाड़ देता है। अर्जेंटीना की सरकार का खुद का अंदाजा है कि लोगों ने 200 बिलियन डॉलर्स ऐसे ही छुपा कर रखे हैं, गद्दों में, दीवारों में, जमीन के नीचे। ये पैसे देश के सेंट्रल बैंक के रिजर्व से 5 गुना ज्यादा है। जिस देश के लोगों का अपने ही करेंसी पर से पूरा विश्वास उठ जाता है, उसका क्या हाल होता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अर्जेंटीना। एक देश जो सिल्वर का बना था वो खोखला कैसे हो गया, और इस स्टोरी में भारत के लिए क्या वार्निंग छुपी हुई है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, द कंट्री ऑफ सिल्वर एंड काउज। अर्जेंटीना ये देश शायद दुनिया का इकलौता देश होगा जिसका नाम एक मेटल पर बेस्ड है, सिल्वर, जिसका लैटिन नेम है अर्जेंटम। अर्जेंटीना की इकोनॉमिक जर्नी शुरू हुई कॉलोनाइजेशन और फॉरेन पावर से, जब स्पेनिश ने रियो दे ला प्लाटा एरिया में सिल्वर की खोज की और अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर ब्यूनस आयरेस की स्थापना की। इस एरिया के सेरो रिको माउंटेन में इतना सिल्वर पाया गया कि 1545 से 1810 तक पोटोसी माइन ने दुनिया का 20% सिल्वर प्रोड्यूस किया। और इस सिल्वर ने स्पेनिश एम्पायर के वेल्थ को, उसके कॉलोनियल एम्बिशंस को, यूरोप के डेवलपमेंट को फंड किया। एंड ऑफ कोर्स स्पेनिश कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने इस सिल्वर के कोई पैसे तो नहीं दिए। इस सिल्वर का 20% स्पेनिश किंग ले लेता और बाकी के प्रॉफिट्स ट्रेडर्स और बाकी के बिजनेसमैन रख लेते। लेबरर्स को हार्डली कोई पैसा मिलता। इनफैक्ट ये लेबरर्स मोस्टली नेटिव थे या फिर अफ्रीकन स्लेव लेबरर्स जिन पर कई अत्याचार होते थे। दीज आर द क्राइम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन दैट आर हार्डली टॉक्ड अबाउट। लोकल्स इस अत्याचार से तंग आ रहे थे क्योंकि सारे पैसे स्पेनिश रूलर्स, उनके एलीट्स के पास जा रहे थे। इसी बीच 1806 और 1807 में ब्रिटेन ने ब्यूनस आयरेस पर अटैक किया और तब स्पेनिश फोर्सेस लोकल्स को छोड़कर भाग गए। तो अर्जेंटीनियंस ने सोचा कि यही समय है, हम स्पेन को ओवरथ्रो करते हैं, स्वतंत्र बन जाते हैं। फिर शुरू हुआ अर्जेंटीना की हिस्ट्री का एक और वायलेंट दौर। अर्जेंटीना डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन इन 1812 और उसके बाद अर्जेंटीना के अलग अलग प्रोविंसेस में सिविल वॉर शुरू हो गई। इन्हीं सिविल वॉर्स के चलते अर्जेंटीना की टेरिटरी से उरुग्वे, पैराग्वे और बोलिविया सेपरेट होकर स्वतंत्र देश बने। वही सिल्वर माइंस जिन्होंने अर्जेंटीना को अपना नाम दिया वो बोलिविया में चले गए। लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना को एक नया इकोनॉमिक लाइफलाइन मिला और वो है काउस। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरेस के सदर्न पोर्शन में एक रीजन है कॉल्ड द पाम्पास। ये एरिया फ्लैट ग्रासलैंड्स है फिल्ड विद फर्टाइल सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है। यहाँ 16th सेंचुरी से ही फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, लेदर प्रोडक्शन चल रहा था। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले ये सारे गुड्स सिल्वर माइंस और उसके लिए लगने वाले प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट हो रहे थे ताकि सिल्वर माइंस का आउटपुट ना गिरे, वहाँ के लोगों के लिए सप्लाईज मेंटेन रहें। लेकिन अब तो अर्जेंटीना के पास सिल्वर माइंस थे नहीं, तो उन्होंने यही प्रोडक्ट्स बाकी देशों को बेचना शुरू किया। ब्रिटेन, यूएस, क्यूबा, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, ये देश अर्जेंटीना से मीट प्रोडक्ट्स, लेदर, एनिमल फैट, वुल, ये सब खरीदा करते थे। और इसी डिमांड के दम पर अर्जेंटीना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इतनी कि अर्जेंटीना एक सुपर एक्सपोर्टर बन गया। उस समय अर्जेंटीना की पर कैपिटा जीडीपी तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा थी। यही ग्रोथ के कारण फॉरेन कंपनीज अर्जेंटीना में इन्वेस्ट करने आए, स्पेशली ब्रिटिश कंपनीज। ब्रिटिश ने वहाँ रेलवे नेटवर्क बनाया, शिपिंग,
शिपिंग, शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया ताकि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के ग्रोथ का फायदा उठा सके। 1890 में अर्जेंटीना ब्रिटेन का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस था, इतना कि अर्जेंटीना एब्जॉर्ब्ड 40 to 50% ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। ब्रिटेन ने सिर्फ रेलवेज में ही नहीं बल्कि मीट पैकिंग, मीट प्रोसेसिंग कंपनीज भी शुरू की ताकि वो अर्जेंटीना के मीट को दुनिया भर एक्सपोर्ट कर पाए। इसी समय जब अर्जेंटीना हाई ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पर था, उनके पास एक और प्रॉब्लम था और वो था लेबर प्रॉब्लम। अर्जेंटीना में हुए सिविल वॉर्स में कई लोगों की जान गई, कई यूथ आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती हुए तो इंडस्ट्रीज में लेबर शॉर्टेज होने लगा। जब भी किसी चीज की डिमांड हाई होती है लेकिन सप्लाई कम, तब प्राइसेस बढ़ते हैं और यहाँ लेबर शॉर्टेजेस की वजह से सैलरीज हाई होने लगे। तो अर्जेंटीना में वो हुआ जो बाकी किसी भी कॉलोनी में नहीं हुआ था, और वो है रिवर्स माइग्रेशन। मतलब यूरोप के लोग अर्जेंटीना में आने लगे, सेटल करने लगे। अगर आप ब्यूनोस एयर्स को देखोगे तो वो एकदम यूरोपियन सिटी जैसा दिखता है, बिकॉज वहाँ यूरोपियन सेटल हो गए थे। 1908 तक अर्जेंटीना दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आ चुका था, लेकिन अर्जेंटीना की यही ग्रोथ वर्ल्ड वॉर 1 में कम्प्लीटली रुक गई। जो देश अर्जेंटीना में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, वो तो वॉर में बिजी हो गए। और फिर उसके बाद आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ और रिस्ट्रिक्ट हो गया। वॉर के वजह से यूरोपियन देशों में अब बीफ एक लग्जरी आइटम बन गया था, उनके पास पैसे ही नहीं थे। ब्रिटेन जैसे बायर्स ने बीफ पर टैरिफ्स लगाए थे, जिसका अर्जेंटीना की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1933 में अर्जेंटीना ने ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन की कॉल्ड रोका रैंसममेंट ट्रीटी, जिसमें ब्रिटेन ने एग्री किया कि वो अर्जेंटीना से ज्यादा बीफ खरीदेगा, लेकिन उसके बदले में ब्रिटेन को कई कंसेशंस मिले। ब्रिटेन अर्जेंटीना से बीफ तो खरीदने वाला था, लेकिन वो बीफ सिर्फ ब्रिटिश पैकर्स बेच सकते थे। अर्जेंटीना की कंपनी सिर्फ 15% मार्केट कंट्रोल कर सकते थे, बाकी का सारा पोर्शन ब्रिटिश कंपनीज। ये भी डिसाइड हुआ कि अर्जेंटीना ब्रिटेन की कंपनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने वाला था। अर्जेंटीना को सिर्फ ब्रिटेन से ही कोल खरीदने की अनुमति थी। जो भी पैसा ब्रिटेन इंपोर्ट्स के लिए देता, उसमें से एक हिस्सा अर्जेंटीना के फॉरेन डेट को पे करने के बाद ही अर्जेंटीना में वापस भेजा जा सकता था। कई ब्रिटिश गुड्स पर टैरिफ्स कंप्लीटली हटा दिए गए और ब्रिटिश रेलवेज की पेमेंट्स पर कोई रोक नहीं होगी, चाहे प्राइसेस कितने भी हाई हो। अब आप बताइए, क्या ये एक बैलेंस ट्रीटी है? नॉट एट ऑल। अर्जेंटीना के लोगों को भी यही लगा। वर्ल्ड वॉर्स और बुरे पॉलिसीज के कारण इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, और इसी अनरेस्ट ने अर्जेंटीना की हिस्ट्री के अगले पड़ाव को जन्म दिया। चैप्टर 2, पेरोनियन इकोनॉमिक्स। अर्जेंटीना का अगला चैप्टर है पेरोनिज्म, जो इस इंसान के आइडियाज पर बेस्ड था। जुआन पेरोन एक मिलिट्री कमांडर था, जो एक मिलिट्री कू के बाद 1943 में लेबर मिनिस्टर बना। जब वो लेबर मिनिस्टर था, तब उसने देखा कि जनता काफी अपसेट थी, इनकम इनइक्वालिटी काफी हाई थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लेकिन वर्कर्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज ओन कौन करते थे? फॉरेनर्स। और 1946 में जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ये सारी चीजें बदलने की कोशिश की। ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए, मिनिमम वेजेस बढ़ाए गए, और पेरोन ने रेलवेज नेशनलाइज कर दी, फॉरेन डेट पे ऑफ कर दिया और इंपोर्ट प्रोटेक्शन शुरू किया, जहां सारे इंपोर्ट्स के लिए लोकल अल्टरनेटिव्स बनने लगे। 22 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बने, गैस पाइपलाइंस बनाए गए। गवर्नमेंट खुद अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनीज सेटअप करने लगी। ये लगता तो अच्छा है, लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा हो रहा था। देश एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेमस था, तो सरकार गवर्नमेंट प्राइसेस पर ग्रेन्स और बीफ खरीदा करती थी और जनता को कम प्राइसेस पर बेचा करती थी, और डोमेस्टिक मार्केट में बेचकर जो भी बचता था उसे हाई प्राइसेस पर एक्सपोर्ट करती थी। सिमिलरली इंपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही होते थे और उन पर हेवी टैक्सेस लगते थे। अर्जेंटीना की इकोनॉमी का एक और प्रॉब्लम था, और वो है अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग। पेरोन ने मिनिमम वेजेस बढ़ाए थे, गवर्नमेंट कंपनीज में कई लोगों को काम दिया था। इनमें से कई लोगों ने पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के चलते जॉब्स ज्वाइन कर लिए थे, तो उन्हें निकाला नहीं जा सकता था। इन सारे लोगों के सैलरी बिल्स पे करते करते गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने लगे। सारे इंपोर्ट्स गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था, तो स्मगलिंग होने लगी। एग्रीकल्चर को जो इनपुट्स और फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनके प्राइसेस बढ़ने लगे, जिसके कारण फूड आउटपुट कम हुआ और फूड शॉर्टेजेस होने लगे। सरकार के खर्चे बढ़ रहे थे और इनकम्स कम थे, तो उनके पास एक ही चॉइस था, दैट इज प्रिंटिंग मनी, जिसने अनचेक्ड इन्फ्लेशन को जन्म दिया। पेरोन के ट्रेड पॉलिसीज, सब्सिडीज, ये सब सिर्फ सरकार के खर्चे बढ़ा रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम रसीद्स यानी इनकम बढ़ नहीं रहा था।
तो वो सेंट्रल बैंक को कहते कि पैसे प्रिंट करो। लोगों के हाथ में पैसे देने के लिए वो बार बार सेंट्रल बैंक से पैसे लेते। लोगों के हाथ में जब पैसे आते तो डिमांड बढ़ती, लेकिन प्रोडक्ट्स का सप्लाई काफी लिमिटेड था क्योंकि इंपोर्ट्स तो सरकार कंट्रोल करती थी। बेसिक से बेसिक चीजों के लिए वेट लिस्ट हुआ करती थी। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम तो होता है इन्फ्लेशन। ये बेसिक याद रखिए। इस अंधाधुन मनी प्रिंटिंग का नतीजा, जो इन्फ्लेशन 1940s में 4% था, वो 1952 आते आते 60% पहुंच चुका था और 1955 में पेरोन को एक मिलिट्री कू में निकाला गया। अगले 20 साल तक देश पेंडुलम की तरह घूमता रहा, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो कभी डेमोक्रेसी। और इसी समय सिविल सोसाइटी में बहुत सारे राइट्स और अपराइजिंग्स होते रहे। मिलिट्री और सिविल सोसाइटी एक दूसरे पर अटैक्स करते रहे, हजारों लोग मारे गए। हर एक गवर्नमेंट दूसरे के पॉलिसीज को बिना सोचे समझे रिवर्स कर देता। कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी ही नहीं थी। तो इकोनॉमी को किसी ने डीप हील नहीं किया, किसी ने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए ही नहीं। कुछ चीजें लॉन्ग टर्म में ही डेवलप होती हैं, कुछ पॉलिसीज आज कड़वी लगती हैं लेकिन उनका सही रिजल्ट फ्यूचर में ही दिखता है। ये लॉन्ग टर्म पेशेंस अर्जेंटीना में मिसिंग था। इकोनॉमी और इन्फ्लेशन से जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इसीलिए 1973 में जब पेरोन वापस आए, जनता ने उन्हें फिर से प्रेसिडेंट बनाया। पेरोन ने आते आते अपनी पुराने पॉलिसीज वापस लाए, हाई सैलरीज, मिनिमम वेजेस, जिसने इन्फ्लेशन तुरंत बढ़ा दिया। और 1973 में ही अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ने प्राइसेस $3 से $12 बढ़ा दिए, जिसने पूरी दुनिया को स्लो डाउन में डाल दिया। अर्जेंटीना मेजॉरिटी अपना ऑयल इंपोर्ट करता था। उसके एक्सपोर्ट्स मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे और इंपोर्ट्स हाई वैल्यू आइटम्स। तो देश वैसे भी डेफिसिट में चल रहा था। तो इस प्राइस शॉक से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हार्श मेजर्स लिए। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस के बिल्स बढ़ाए, जिन पर पहले सब्सिडीज हुआ करती थी। ट्रांसपोर्ट प्राइसेस बढ़ाए गए और करेंसी को 150% डिवैल्यू कर दिया। अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जब सरकार ने एक ही झटके में 150% डिवैल्यूएशन कर दिया, यानी डॉलर के मुकाबले पेसो की वैल्यू झट से कम हो गई, तो एक्सपोर्ट्स और भी चीप हो गए, लेकिन इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ गई। चीजों के दाम बढ़ने लगे और इन्फ्लेशन पागल जैसे बढ़ने लगा। I mean, it was literally mad. 1975 में इन्फ्लेशन 180% था। 1976 में 444% तक चला गया, यानी एक ही साल में प्राइसेस 3 गुना बढ़े। अगले 5 सालों में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार ने जमकर बोरोइंग्स की और एक्सचेंज रेट को एक झटके में कम करने के बजाय धीरे धीरे कम करने लगे। लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ। इसी इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस ने अर्जेंटीनियन करेंसी को कोलैप्स की ओर ढकेल दिया। चैप्टर 3, द कोलैप्स ऑफ अ करेंसी। 1989 में अर्जेंटीना कंप्लीटली टूट चुका था। इन्फ्लेशन 3000% क्रॉस कर चुका था। यानी आप सोचो कि आप दुकान में जाते हो और जब तक आप चेकआउट करके काउंटर तक जाते हो तब तक प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं बचती अगर प्राइसेस हर महीने डबल या ट्रिपल हो जाए तो। ऐसे सिचुएशन में लोगों ने अपनी करेंसी यूज करने के बजाय एक स्टेबल करेंसी पर शिफ्ट होना ही सही समझा। अर्जेंटीना ने अपनी करेंसी पेसो को गुड बाय कह दिया और यूएस डॉलर को अपनाया। जब भी लोगों को सैलरी मिलती तो फिर वो यूएस डॉलर में पैसे कन्वर्ट करते, क्योंकि एटलीस्ट डॉलर से वो दूसरी कोई भी चीज खरीद तो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। दुनिया में कहीं पर भी यूएस डॉलर तो डेफिनेटली यूज हो जाएगा। इन्फ्लेशन के पूरे इशू को सॉल्व करने के लिए अर्जेंटीना ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया, $1 = 1 पेसो, और मनी प्रिंटिंग पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अगर अर्जेंटीना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे तो फिर वो फ्रीली करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। नाउ रिमेंबर, इसके पहले देश में कुछ 10 सालों के लिए इन्फ्लेशन नंबर्स ये थे। तो जब सरकार ने सडनली ये रूल लाया कि अगर आपके पास डॉलर रिजर्व्स नहीं है तो आप सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं ले सकते, इकोनॉमी शॉक में आ गई। सरकार ने तो ये भी कह दिया कि हमें इतने सारे गवर्नमेंट रन बिजनेसेस की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें प्राइवेटाइज कर देते हैं। 115 कंपनीज बेची गई, सिमिलर टू व्हाट इंडिया डिड इन द 1990s। तो इससे हजारों लोगों की सैलरी सरकार के बजट से निकल गए। इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया गया। इससे कुछ सालों के लिए इकोनॉमी में ग्रोथ आई। अब क्योंकि डॉलर और पेसो की वैल्यू सेम थी तो लोगों ने लोकल बैंक से नहीं इंटरनेशनली बोरो करना शुरू किया। इनफैक्ट अर्जेंटीना के लोग अब चीजें इजीली इंपोर्ट कर पा रहे थे क्योंकि 1 पेसो की वैल्यू $1 थी।
तो कई लोगों के लिए अर्जेंटीना में चीजें बनाने से अच्छा था कि वो उसे फॉरेन देशों से इंपोर्ट करें। ग्लोबल कंपटीशन और चीप इंपोर्ट्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग, जो इकोनॉमी का पहले 30% हुआ करता था, वो 1999 के आते आते 17% तक कम हो गया था। जब आपकी करेंसी की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू सेम हो तो लोगों के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं होता कि वो पेसोज रखें, वो तो डॉलर ही रखेंगे। 1999 में ब्राजील में रिसेशन आया और उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। ब्राजील अर्जेंटीना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। जब आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अपनी करेंसी डिवैल्यू करता है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े और आप कायदे से डिवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते, तो फिर आपके ट्रेड पर तो इम्पैक्ट होगा ही। इन सारी कंडीशंस की वजह से 1999, 2000 और 2001 में बेसिकली अर्जेंटीना का सारा कैपिटल उसके देश से बाहर जा रहा था। लोग अपने ही देश से पैसे निकाल रहे थे और फॉरेन अकाउंट्स में रख रहे थे। इकोनॉमी बहुत ही शेकी हो गई थी और डॉलर्स बाहर जाने की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स पर बहुत स्ट्रेन आ रहा था। अर्जेंटीना ने उस समय IMF से लोन ट्राई भी किया, लेकिन IMF ने जो लोन अप्रूव किया उसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे कि इकोनॉमी में सुधार लाना है, डीप रिफॉर्म्स करने हैं। जनता को इस बात पर विश्वास नहीं था कि रिफॉर्म्स होंगे और पूरा सिस्टम ही कोलैप्स करने लगा। तो लोग बैंकों में जाकर अपने पैसे निकालने लगे। अगर सारे लोग बैंकों से पैसे निकालने लगे तो फिर बैंक्स डूब जाएंगे और ये ना हो, इसीलिए दिसंबर 2001 में अर्जेंटीना की सरकार ने कोरालिटो नाम का एक स्टेप लिया, यानी उन्होंने विड्रॉल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। हर एक नागरिक हफ्ते में सिर्फ 250 पेसोस विड्रॉ कर सकता है, यानी लोगों के बैंकों में पैसे तो थे लेकिन उन पैसों को लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते थे। लोग इतने गुस्सा हो गए कि देश भर में रायट शुरू हो गए, सुपरमार्केट्स लूटे गए। सिचुएशन इतनी खराब हुई कि अर्जेंटीना हैड टू डिफॉल्ट ऑन देयर फॉरेन डेट, जो कुछ $100 बिलियन का था। 2 हफ्तों में 5 प्रेसिडेंट्स आए और चले गए। फिर जो अगला प्रेसिडेंट आता है, एडुआर्डो दुहार्ड, वो करेंसी को डिवैल्यू करता है, $1 to 1 पेसो वाला रूल हटा देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय सरकार लोगों के डॉलर्स को कंपल्सरली पेसोज में कन्वर्ट करती है और वो भी पुराने रेट पर। जब $1 पेसो हट जाता है तो एक्सचेंज रेट बस कुछ ही दिनों में $1 4 पेसोज हो जाता है। लेकिन लोगों के डॉलर डिपॉजिट्स तो $1 1 पेसो में एक्सचेंज हुए थे, तो लिटरली उनके 75% सेविंग्स एक ही झटके में उड़ गए। ऐसे कई किस्से हैं कि लोगों ने घर खरीदने के लिए पैसे सेव किए थे, लेकिन बैंकिंग कंट्रोल्स की वजह से वो घर नहीं ले पाए। जब उन्हें अपने अकाउंट का कंट्रोल मिला तो पता चला कि उस प्राइस में तो वो सिर्फ एक गाड़ी ले सकते हैं। इस पूरे ट्रॉमा के वजह से लोगों की एक आदत बन गई, पहले तो बैंक में पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है और दूसरा पेसों में पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है। जो भी पेसोज मिले उसे डॉलर में कन्वर्ट करो और अपने पास डॉलर रखो, और वो भी कैश में, बैंक में नहीं। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक के पास डिमांड जितनी थी उतने डॉलर में रिजर्व्स नहीं थे और इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लाए कि हर अर्जेंटीनियन एक महीने में सिर्फ $200 खरीद सकता है। लेकिन इकोनॉमी में डॉलर्स की भारी मात्रा में डिमांड है क्योंकि लोग पेसोस में ट्रस्ट ही नहीं करते और सारे ट्रांजैक्शंस डॉलर में ही करना प्रेफर करते हैं। पूरा अनऑफिशियल मार्केट ही सेटअप हो चुका था जो सब यूज करते थे। पुलिस, पॉलिटिशियंस, लोकल्स, टूरिस्ट, सब यही ब्लू डॉलर इकोनॉमी यूज करते थे। ये सिस्टम 2011 के बाद ऑलमोस्ट ऑफिशियल ही हो गया क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज को अलग अलग एक्सचेंज रेट्स देने लगे, जैसे ब्लू डॉलर जो रेगुलर अर्जेंटीनियंस के लिए है, ब्लू चिप डॉलर जो लोग स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं उनके लिए, क्रेडिट कार्ड डॉलर जो लोग क्रेडिट कार्ड परचेजेस करते हैं उनके लिए, कतर डॉलर जो लोग कतर में वर्ल्ड कप देखने जा रहे थे उनके लिए, कोल्ड प्ले डॉलर जो फॉरेन आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस अर्जेंटीना में परफॉर्म करते हैं उनके लिए, मैलबेक डॉलर जो लोग सोयाबीन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके लिए, लग्जरी डॉलर जो लोग प्राइवेट जेट्स, स्पोर्ट्स कार्स खरीदते हैं उनके लिए। कंफ्यूज हो गए ना? अर्जेंटीना के लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए, इसीलिए सारे लोग ब्लू डॉलर सिस्टम को ही यूज करते हैं। आज अर्जेंटीना में एक नया लीडर है जो चेन सॉ लेकर इलेक्ट हुआ था विद द प्रॉमिस टू चेंज अर्जेंटीना। मिले ने थोड़े बदलाव जरूर किए, कई मिनिस्ट्रीज बंद कर दी गई हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रास्टिकली कम हुई है और चमत्कार देखिए, ऑफिशियल और अनऑफिशियल एक्सचेंज रेट का गैप काफी कम हो गया। यानी नायक के अनिल कपूर के जैसे उसने अर्जेंटीना में पूरी तरह से रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। जो देश 100 साल पहले अपने सिल्वर और अपने गाय के दम पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी अमीर बना था, वो आज अपनी करेंसी को बचाने की जंग लड़ रहा है। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया।
ऑनेस्टली जब मैं अर्जेंटीना की इकोनॉमी को स्टडी कर रही थी तब कुछ पार्ट्स में ऐसा ही लगा कि मैं भारत की ही इकोनॉमी को देख रही थी, क्योंकि कितने प्रॉब्लम्स सिमिलर ही हैं। पहला लेसन है डेवलप देश और ट्रेड डील्स के बारे में। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स लगाए और तब से वो भारत के पीछे पड़ा है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करो। वो हमें कह रहे हैं कि उनका कॉर्न, सोयाबीन खरीदो, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स खरीदो, उनकी कंपनी पर बिल्कुल भी टैरिफ्स लगने नहीं चाहिए, उनसे ज्यादा मिलिट्री आइटम्स हमें खरीदने चाहिए। लेकिन हम अर्जेंटीना की रोका रनसमेंट ट्रीटी से सीख सकते हैं कि कैसे उनके पॉलिटिशियंस ने वर्चुअली उनकी सबसे बड़ी मीट इंडस्ट्री को ब्रिटेन के हाथों ही सौंप दिया। अर्जेंटीना ने मीट पैकिंग, मीट प्रोसेसिंग कंप्लीटली ब्रिटिश कंपनीज को दे दिया। कोल भी ब्रिटेन से ही खरीदने को कमिट किया ताकि ब्रिटेन अर्जेंटीना से मीट खरीदे। आज कितने ऐसे फील्ड्स हैं जहां भारत यूएसए पर निर्भर है। डिफेंस में जो यूएसए चाहे वो कर सकता है। अब तो वो हमें ऑयल भी एक्सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि उनका एग्रीकल्चर हम ही संभालें। उनके फार्मा कंपनीज भारत के बड़े मार्केट को टैप करना चाहते हैं जो उन्हीं के प्रोसेस्ड फूड कंपनीज बिगाड़ रहे हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो डाल रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पर हमारा करियर कर रहे हैं, वो भी अमेरिकन है। एआई और टेक में अमेरिका लीड करता है। ये सब के बाद भी यूएसए चाहता है कि हम उनसे एक ऐसी ट्रेड डील साइन करें जिसमें हम उनसे खरीदते जाए और वो बस हमारे मार्केट से प्रॉफिट्स यूएसए लेकर जाएं। ये कड़वा सच है कि डेवलप्ड देश बहुत स्मार्टली नेगोशिएट करते हैं ताकि उनके इंटरेस्ट प्रिजर्व हो, लेकिन दूसरे देश के नहीं। हमें भी सावधान रहना होगा, क्योंकि हम जिस मार्केट को दुनिया की थाली में फ्री में रखते हैं वो एक्चुअली उल्टा हमारे लिए एक वीकनेस ही बन जाता है। दूसरा लेसन है कि हमें एज अ होल दुनिया में ज्यादा वैल्यूएबल बनना ही पड़ेगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये सिर्फ टाइटल्स हैं। लेकिन अगर हम ऑयल, गैस और हाईटेक प्रोडक्ट सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस में दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, तो हम कोई विश्व गुरु नहीं बन सकते। हम कोई इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते, क्योंकि हम हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि भारत में रिसर्च नहीं होता। सच तो यह है कि भारत के पुराने लेगेसी कंपनीज प्रोटेक्टेड सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। उन्हें कोई जरूरत ही नहीं लगती कि हम इनोवेट करें। जब तक हम इनोवेशन नहीं करते तब तक एक छोटा मोटा देश भी हमसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। अर्जेंटीना ने अपनी करेंसी को इतना कंट्रोल किया कि उनके लोग अपने देश में मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहते थे। उनकी कंपनीज ग्लोबली कम्पीट ही नहीं कर सकती थी। यानी पूरे लोगों में एक निराशा छा चुकी थी और ये मिस्टेक भारत नहीं कर सकता। तीसरा लेसन है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में। अर्जेंटीना में सरकार पेंडुलम की तरह बदलती है और हर सरकार दूसरे की पॉलिसीज रिवर्स करती है, तो एज अ होल देश में कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई। भारत में भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। कैसे देश को आगे ले जाए, कैसे अच्छे शहर बनाए जाए, कैसी अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए। अगर हमें हाई इनकम कंट्री बनना है तो कितने सारे चेंजेस करने होंगे, लेकिन चाहे स्मॉल चेंजेस हो या बिग, दोनों करने की कोई इच्छा ही नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ जात पात और लाडली योजना करना है, लेकिन 30 साल तक देश ग्रो कर पाए ऐसे लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं करने हैं। आई जस्ट वांट टू से कि आई डोंट थिंक इंडिया इज एज बैड एज अर्जेंटीना, लेकिन अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हम अगले 30 सालों के लिए, 50 सालों के लिए ग्रो करें, तो हमें थोड़े अनपॉपुलर लेकिन टफ डिसीजंस लेने ही होंगे। करप्शन कंट्रोल करना होगा, एक्चुअली टफ सोशल चेंजेस भी लाने होंगे ताकि देश का फ्यूचर अच्छा हो। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट एट सम पॉइंट हमें करना ही होगा। Unfortunately, I don't think we have the appetite for such tough changes, and that's the problem. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। In the end, we want to thank Emergent for sponsoring this video. Emergent आपके आइडियाज को टूल्स, डैशबोर्ड्स, वेबसाइट्स में कन्वर्ट करता है ताकि आइडिया से प्रोडक्ट की जर्नी कम हो सके। तो इमर्जन खोलो, एक आइडिया डिस्क्राइब करो और रिजल्ट्स कमेंट्स में डालो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमीज के लेसन्स एक आसान भाषा में आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। इतिहास हम जब भी उठाकर देखते हैं तो भाई आपको इतिहास में ऐसे कांड जो हैं वो नज़र आते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह के क्यों वो करते हैं भाई एग्रीमेंट्स, जिससे जो है आम जनता का नुकसान होता है। फिर जब आप थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं तो भाई आपको ये नजर आता है कि अपने फ़ायदे के लिए करते हैं जो भी करते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आम जनता को अभी तक क्यों नहीं समझ आया कि जो साइकिल है वो वही रिपीट होता रहता है, लेकिन हम उसी लूप में फंसते चले जाते हैं और यही बातें हम लोग करते रहते हैं। मतलब जितनी भी रूलिंग क्लास है,
कहीं ना कहीं पर अगर जब हम लोग हिस्ट्री उठाकर भी देखते हैं तो सब अपने आप को सिक्योर कर रहे होते बिल्कुल हैं और लोगों का कोई भी नहीं सोचता। अगर हम कॉलोनियल टाइम की भी बात करें, अच्छा पहले मुझे क्योंकि मैं इतनी लाइक स्टूडेंट नहीं हूँ तो इसलिए मुझे हिस्ट्री का तो इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे क्योंकि हम लोग सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो मुझे यहाँ पर ही पता था कि ज्यादातर मतलब कि जो आक्रमण की है। हाँ मुझे सिर्फ इतना ही पता था हिस्ट्री का, लेकिन उसके अलावा हाँ अब पहले बात जब आप देखते हो कि ऑलमोस्ट दुनिया में हर देश जो है वो किसी न किसी कंट्री ने ना इन्वेजन करके कॉलोनाइज अच्छा ज्यादा अगर आप देखें ना तो आपको यूरोपियन जो कॉलोनाइजेशन है ना वो यूरोपियन की जो है वो ज्यादा नजर आती है। हाँ, और वेस्ट की आती है आपको ज्यादा नजर। आपको देखा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं पे पोर्चुगीज हैं, कहीं पे स्पेनिश चले गए, कहीं पे कोई चला गया, कहीं पे कोई चला गया। भाई ये हमें जाने की जरूरत नहीं थी, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ था, फिर उन्होंने आके ऐसा यहाँ पे हाहाकार जो है वो मचाया कि अब हमें जाने की जरूरत पड़ती है। बट अच्छी बात इस वीडियो में ये कि वाकई में अभी की जो सिचुएशन है, मैं ये बात सोचती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या लीडर्स सबसे ज़्यादा पहले वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि वो सेक्रीफाइस करेंगे या वो लोगों की अब और अपनी कंट्री को वाकई में कोई ना कोई सहूलत देना चाहते हैं बिना लालच के। तो मुझे लगता है जब लीडरशिप ऐसे वाली आती है तब आपकी कंट्री में रिफॉर्म्स आना शुरू होते हैं। बट उसमें भी बहुत दिक्कत है क्योंकि लोग आपको आसानी से वो चीज़ें लीड नहीं करने देंगे। गलत लोग तो हर जगह पर होते हैं ना। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियसली डिफ़िकल्ट रहता है इतनी सारी चीज़ों को जो है वो हैंडल करना, डील करना। बाकी जब कोई एक अच्छा लीडर आता है तो आपकी किस्मत भी जो है वो चमक जाती है, उस कंट्री के नसीब की। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप क्या कहने से बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।